हेलो भाइयों, मोहित दिस साइड। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है दैट आई एम करंटली सर्विंग इन दिल्ली पुलिस एज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। आज मैंने दिल्ली हाई कोर्ट जीजीए का एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम मेरा ओवरऑल काफ़ी अच्छा हो गया है एंड आई होप दैट आई विल क्लियर द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ दिस एग्ज़ाम। अब मेरे को नेक्स्ट जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें ऐसे आएगा और कुछ ग्रामर का एंड ट्रांसलेशन का पोर्शन आएगा, उस पर फोकस करना है बिकॉज मैं इस जॉब को लिटरली ग्रैब करना चाहता हूँ। एंड इसके लिए मतलब मैं फोकस्ड भी हूँ क्योंकि एक तो लेवल 6 की जॉब है, प्लस एक इसमें यह है कि आपका डेली मतलब इसमें काम वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट। बट इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आपका दिन का काम आपको दिन में कंप्लीट करना है, तो इट इज़ टोटली अप टू यू। इफ़ यू आर एफिशिएंट इनफ तो आप इजीली इसमें कॉप अप कर सकते हो। तो भाई एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर था नोएडा में, सेक्टर 80 में था मेरा, ठीक है, आदर्श परीक्षा केंद्र में। एग्ज़ाम सेंटर पे मैं ऑलमोस्ट टाइम से पहले ही पहुंच गया था। थोड़ा सा सेंटर का मैनेजमेंट थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट लगा मेरे को। हो सकता है वो बैकएंड सर्वर की तरफ से हो, सेंटर पे इशू ना हो। सबसे पहला इशू तो यार इसमें पता है क्या लगता है, एक तो यार एंट्री के टाइम पे ना बहुत लंबी क्यू लग जाती है। इवन आप ये देखेंगे जो सेक्टर 62 में नोएडा सेक्टर 62 में एक जो ION डिजिटल जोन करके था जिसमें TCS के एग्जाम होते थे, उसमें कभी भी लाइनिंग बहुत लंबी नहीं लाइनिंग लगती थी उसमें भी, मतलब क्यू लगती थी लाइन, बट इतनी लंबी नहीं जाती थी और बहुत धीरे धीरे नहीं वो एंट्री करती थी। एंट्री उसकी उनकी फास्ट होती थी। इसमें यार बहुत स्लो एंट्री होती है। पहले आपको वहाँ पे क्यू में लगना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जब वो एडमिट कार्ड चेक करते हैं। देर आफ्टर जब आप अपनी फिजिकल चेकिंग कराते हो मशीन से, उसके बाद वो वहाँ पे आपको लाइन में लगाएंगे। उसके बाद भाई आप आगे जाओगे, फिजिकली आपको चेक करेंगे, उसमें भी वो लाइन में वहाँ पे भी लाइन लगती है। फिर आप अपना रोल नंबर भी अंदर ही जाके चेक करोगे। इवन ये आपको गेट पे पेस्ट कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद भाई रेटिना नहीं वो कैप्चर होता, रेटिना कैप्चर होने में कहीं पर गड़बड़ हो जाती है। बल्कि यूपी पुलिस का एग्जाम भी हुआ है, रेटिना यार उनके पास इतनी अच्छी डिवाइस थी, वो आँख पे ऐसे बिल्कुल मतलब यहाँ से कोऑर्डिनेट करके इजीली रेटिना कैप्चर कर लेती थी। इनकी मशीन दूर से ही रखते थे, उसको ऐसे ऐसे हिलाते रहते थे। तो इस पर थोड़ा सा वर्क होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ओवरऑल मैनेजमेंट का तुझे थोड़ा सा मुझे मिसमैनेजमेंट लगा। इवन मैंने सुना है कि एंट्री ही 9 बजे तक हुई है। अब बताओ यार, 8:30 की एंट्री, 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होना चाहिए और एंट्री 9 बजे तक हो रही है, तो इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। फिर बायोमेट्रिक में केओस हो रखा था, बायोमेट्रिक हो ही नहीं रहा था। एक मेरा तो बायोमेट्रिक जल्दी हो गया था क्योंकि मेरी एंट्री जल्दी हो गई थी। उसके बाद जो लोग बाद में आए थे उनकी एंट्री नहीं हुई, और एंट्री नहीं हुई। इवन अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई, मेरी जो कंप्यूटर की स्क्रीन थी ना, उसकी ब्राइटनेस बहुत लो थी। इवन मैंने उसके मॉनिटर की ब्राइटनेस फुल भी कर ली, तब भी वो लो थी। मैंने उनको कई बार बोला कि सर इसको चेंज करो, आई हैव ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट दिस, तो आप क्यों नहीं चेंज कर रहे हो। बट वो यार उस पर वो फोकस ही नहीं था उनका, क्योंकि उनका केओस इस पे हो रखा था कि भाई बायोमेट्रिक नहीं हो रहा बच्चों का, तो मेरे को उसी सिस्टम में कंटिन्यू करना पड़ा। उससे पहले मेरे ऊपर लाइट नहीं जली हुई थी, मैंने वो लाइट खुद ही जलाई जाके। चलो खैर कोई बात नहीं। पर यार थोड़ा सा फील होता है, हम 1500 रुपये अपने पे किया है इस एग्ज़ाम के लिए, तो एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंटर पे ये चीज़ें ना हो। उसके बाद एग्ज़ाम लेट स्टार्ट हुआ, कुछ बच्चों को रफ शीट में प्रॉब्लम हुई, मतलब उन्होंने फटाफट करवा दिया, इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ ही नहीं पाए हम लोग। एंड हमने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद सीधा ही एग्ज़ाम स्टार्ट कर लिया था, उन्होंने करवा लिया था, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का टाइम ही नहीं दिया। उसके बाद भाई एग्जिट वेरिफिकेशन में भी यही ड्रामा हुआ। एग्जिट वेरिफिकेशन में मतलब एग्जिट जिसका मन है एग्जिट करा के जाओ, कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ दिया पहले ही। उसके बाद वहाँ पे भी केओस सा हो गया। 12:30 बजे के करीब मैं बाहर निकला हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25-30 लोगों को इन्होंने पहले ही निकाल दिया था, उसके बाद फिर गेट बंद कर दिए। उधर से सेकंड शिफ्ट की एंट्री स्टार्ट हो गई, तो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। TCS के सेंटर्स पे ऐसा नहीं मिलता था, ये नई सेंटर है इसलिए शायद इनमें थोड़ा सा अभी स्टाफ थोड़ा सा नाइव है। और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं, वो चेकिंग करते टाइम पता नहीं क्या मानते हैं अपने आप को। खैर चलो कोई बात नहीं, है तो दूसरा मुद्दा है। अब एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम में भाई ओवरऑल पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था मेरे अकॉर्डिंग, और 120 में से कट ऑफ आई थिंक जनरल की 80-82 नंबर के आसपास रहेगी। अगर भाई मतलब अनएक्सपेक्टेडली हाई चले जाए, ये मैं सिर्फ अपना एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये सही है। 85 तक मैक्सिमम जा सकती है, उससे ऊपर मेरे हिसाब से तो नहीं जानी चाहिए। बाकी चली जाए भाई 100 भी। मैंने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मेरे स्कोर जो रहेगा वो अराउंड 100 के आसपास रहेगा, 95 से 100 के अराउंड मेरा स्कोर रहेगा। सो आई थिंक दैट आई विल क्लियर द प्रीलिम्स एंड नेक्स्ट स्टेज इज फॉर डिस्क्रिप्टिव। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले से जब अपना पेपर स्टार्ट किया, 120 क्वेश्चन थे, 120 मिनट्स थी, मतलब 2 घंटे का टाइम था, तो मोर देन इनफ। कोई इशू पेपर में था नहीं, बिल्कुल भी टाइम भरपूर था। 40 मिनट बच गए थे मेरे पेपर कंप्लीट करने के बाद। सबसे पहले मैंने मैथ्स किया, मैथ्स एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस थे और मैंने ऑलमोस्ट 25 से 26 मिनट में वो कंप्लीट कर लिए थे। बहुत आराम आराम से करे, कोई क्वेश्चन ऐसा चैलेंजिंग नहीं था।
रीजनिंग तो मतलब ऐसे ऐसे सीधे थे कि ए के बाद डी आ गया, डी के बाद फिर वो 4 जोड़ के 7 जी आ गया, और इस तरीके से 3 जोड़ के 10, फिर इस तरीके से थे, मतलब जे एच, मतलब इस तरीके से बिल्कुल नंबर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में थे, 3 3 4 4 जोड़ के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन थे। मैथ्स के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से थे, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन था एक क्वेश्चन, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक थी, वो अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बाकी और कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं था। बोट एंड स्ट्रीम का था कि अप स्ट्रीम और डाउन, आप उसकी रेशियो दे रखा था उन्होंने कि भाई जो बोट की स्पीड दी हुई थी और करंट की स्पीड दी हुई थी, उन दोनों का रेशियो दिया हुआ था, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एक सर्टेन वो दे रखा था कि भाई इतना डिस्टेंस ये कवर करती है तो कितना इसमें टाइम लगेगा, और उन्होंने दिया हुआ था कि अपस्ट्रीम इतना जाने में इतने, मतलब आई थिंक 63.7 ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा यार क्या वैल्यू थी एग्जैक्ट। तो वो बोट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन ऐसा कुछ टफ नहीं था। और इसके अलावा अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, डायरेक्टली हाफ ईयरली पूछा हुआ था कि इतनी अमाउंट पे हाफ ईयरली अगर कंपाउंड होता है तो कितना इसका कंपाउंड, कितनी अमाउंट बनेगी फाइनल। और भाई इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट का भी एक क्वेश्चन था। और भाई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर थे कि भाई 9/13, 17/11, 28/6, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। 2 क्वेश्चन थे, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, एक ये था सिंप्लीफिकेशन का 3 × 4 प्लस माइनस ये करके, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। एक वो था कि ए अगर प्लस है बी माइनस को डिनोट करता है, इस तरीके से क्वेश्चन थे, वो भी बहुत सिंपल थे। बाकी ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे, और मैथ्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब मैथ्स एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई वो नहीं था उसमें, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, 46 मेरा आंसर भी आ गया। बट फिर वो बाद में मैंने वो, मेरे पास टाइम बचा था तो मैं दोबारा क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, तो उसका 45 आंसर आ रहा था, फिर वो मेरा बच गया, ठीक हो गया वो, नहीं तो गलत हो जाता मेरा जब। और बाकी और भाई और कोई मैथ्स में ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन था ही नहीं जो याद रहने लायक हो, कोई भी नहीं था। उसके बाद भाई इंग्लिश मैंने की। इंग्लिश पे मैंने स्टार्टिंग में इंग्लिश में मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा PQRS का। PQRS जो थे उनका लेवल अच्छा था, वो समझ के करने पड़ रहे थे, ऐसा नहीं था। मैंने फर्स्ट गो में वो करे ही नहीं क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा था, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा बाद में करूँगा, क्योंकि उससे मैं अपना दिमाग को थोड़ा सा एग्जॉस्ट नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था लीनियंसी के साथ पेपर करूँ, जितने क्वेश्चन आते हैं ईजी उनको निपटा लो पहले, क्योंकि सारा पेपर ऑलमोस्ट ईजी था। तो मैंने PQRS फर्स्ट गो में सारे ही छोड़ दिए, 3 थे और तीनों ही अच्छे लगे मुझे, तो अच्छे लेवल के थे। अब भाई किसी और का मुझे नहीं पता, बाकी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ईजी लेवल के थे, कोई उसमें चैलेंजिंग नहीं था। 3 4 क्वेश्चन आर्टिकल के थे, सिंपल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कैब में था कि जो ये लो से दूर चला जाता है, भाग जाता है, उसको उसका एक 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन था। और भाई स्प्यूरियस वर्ड था, एक 2 बार पूछा हुआ था इसका तो। और एक जर्मीन वर्ड था कि भाई जर्मेन उस मतलब एक इसमें ये मतलब प्रॉपर वर्ड नहीं दिया हुआ था, सेंटेंस फॉर्म में थे, ठीक है। एफीमेरल था और मिजेंथ्रोप भी था। बहुत वेरी लॉयल किसको बोलते हैं, वो फाइडेलिटी, ये भी वर्ड था। और अ रोलिंग स्ट्रॉन्ग गैदर नो मोज ऐसे करके एक वो ईडियम थी, ये प्रोवर्ब थी, तो मेरे को ये भी आती थी, इसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और एक हर्मिट था कि जो अपने आप को वन हु लिव्स अलोन, और मतलब इस तरह हु लिव्स ऑस्ट्री लाइफ ऐसे करके था, तो उसमें हर्मिट ही सही बन रहा था, और कोई 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहे थे। एलिमिनेशन से मतलब सारे ही क्वेश्चन बन गए, कोई ऐसी। मेलिशियस का था, मेलिशियस का सिनोनियम नहीं एंटोनियम पूछा हुआ था। और एक वो था कि फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव, ठीक है। और ये मतलब प्रोवर्ब और ईडियम तो सारी ही ईजी थी। एक वो था सेलिंग अगेंस्ट द वाइंड्स, सेलिंग क्लोज टू वाइंड्स ऐसे करके ये ईडियम ये वाली पूछी हुई थी, तो इसमें भी कोई ऐसा चैलेंजिंग नहीं था, पढ़ी हुई ईडियम थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और इंग्लिश में इसके अलावा 2 पैसेजेस थे, पैसेजेस भी ठीक थे। 10 क्वेश्चन थे, 10 में से एक ही क्वेश्चन था जो लास्ट सेकंड पैसेज था क्रिप्टो करेंसी का, उसका लास्ट क्वेश्चन था कुछ कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में ऑथर का क्या मानना था, कुछ इस टाइप से था, मुझे याद नहीं आ रहा। वो थोड़ा सा मैंने सोच के किया क्वेश्चन, बाकी 9 के 9 क्वेश्चन ईजिली हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं था कि भाई बहुत टफ हो, नहीं, जैसा मैं बैंकिंग में आता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके अलावा भाई फिर आगे जीके पे। जीके देखो, मैं अब जीके पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, तो मेरे को ये था कि मेरे को जीके में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि जीके यार अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और उसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे तो यू सर्टेनली फील वेरी बैड। तो मैंने भाई जीके में क्या देखा कि जीके में करंट अफेयर आ रखी थी, और वो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 2025 के आसपास की थी मोस्टली, और वो मेरे याद नहीं थी, तो उसमें से वो क्वेश्चंस मेरे थोड़े से गलत हो गए, मैंने उसमें तुक्का मारा।
बाकी उसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन था वो मेरे को सारा आता था, तो वो मेरा ठीक है, तो वो वहाँ से कवर हो जाएगा। मैंने सोचा कि यार तुक्के मार देता हूँ, क्या ही फ़ायदा, वैसे तो पेपर में सारा कुछ कर ही दिया है, तो थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, और 1/4 के नेगेटिव में तो लिया जा सकता है। इस स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन का आर्टिकल पूछा हुआ था। और जीके में क्या था भाई, जीके में इसका था कि T20 वर्ल्ड कप फीमेल वाला इंडिया ने किसको हरा के जीता था, साउथ अफ्रीका की टीम को हरा के जीता था, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, ये क्वेश्चन भी था। और एक्स स्केलेटन बोन का एक क्वेश्चन था, एक्सियल स्केलेटन बोन कितनी होती हैं, ठीक है। और एक लीगल स्टेट अथॉरिटी का क्वेश्चन था कि लीगल स्टेट अथॉरिटी से रिलेटेड ऐसी कोई क्वेश्चन था कि कौन सी गवर्निंग बॉडी कौन सी होती है। और एक अंडमान की मतलब एक म्यांमार की रेंज दे रखी थी, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन पूछा हुआ था, वो हिमालय करके, हिमालय कर्व का पार्ट है, तो मुझे पता था, वो भी मेरा ठीक हो गया है। और इसके अलावा भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुए थे, ये भी क्वेश्चन था, ठीक है, ये मेरा गलत हो गया है, मतलब याद नहीं आ रहा यार जीके का क्वेश्चन। एएमयू का भी क्वेश्चन था कि सर सैयद अहमद खान ने 1875 में कौन सी वो करी थी, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी की मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी का, तो एंग्लो ओरिएंटल था इसका एएमयू का नाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी नाम दिया हुआ था, और मैं एएमयू मार रहा था, फिर मैंने वो पढ़ लिया था, तो ओरिएंटल वाला वो मिल गया था उसका पहले नाम, ये 1920 में ये चेंज हो गया था एएमयू। इसके अलावा भाई एक तत्वबोधिनी सभा का सन पूछा हुआ था कि इसकी ये कब स्टैब्लिश हुई। और इसके अलावा भाई कैग का आर्टिकल था, आर्टिकल 33 से भी क्वेश्चन था। एक ये रिट का था कि रिट मतलब आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कौन सा सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट इनमें से जारी नहीं कर सकता, ये भी था। और R&AW का वो भी था, क्या बोलते हैं कि चार्ज किसने लिया है अभी रिसेंटली, ये भी नहीं मेरे को आता था, सो ये भी नहीं हुआ। और तो यार याद ही नहीं आ रहे। एक वो भी था, कोई से केमिस्ट का कुछ पूछा हुआ था, डच केमिस्ट था या कौन सा था पता नहीं, वो भी मेरे को नहीं आता था, कुछ केमिस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि एक इंटरनेशनल डे कॉलोनलिज्म का के अगेंस्ट कौन सा सेलिब्रेट किया है, वो भी एक क्वेश्चन था। और स्वदेशी मूवमेंट को पुणे और मुंबई में कौन लेके गया, ये भी क्वेश्चन था एक, ठीक है। हाँ एक ये था कि इमरजेंसी, ये था कि इमरजेंसी किसी स्टेट में अगर इमरजेंसी लगानी है तो किसकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट इसको ये लागू कर सकता है, कि ये भी क्वेश्चन था। और 71st नेशनल अवार्ड भी था, 71st नेशनल अवार्ड में वो उसका पूछा था, विमेन लीडिंग रोल में विमेन में किसे मिला, एक्ट्रेस को का पूछा हुआ था, तो ये मैंने तुक्का मारा और मेरा ठीक निकल गया, रानी मुखर्जी। मैंने सोचा यार उसमें दीपिका पादुकोण, तापसी पन्नू, रानी मुखर्जी और एक और थी कोई हीरोइन, तो मैंने सोचा यार तापसी पन्नू को तो बहुत पहले मिला था, तो इस बार तो नहीं ही होगी, पर मैंने सोचा रानी मुखर्जी थोड़ा कि मूवी भी आई थी मर्दानी, और इसको मैंने कहा इसको चांसेस हैं, बहुत टाइम बाद मूवी की है तो इसको चांसेस हैं मिलेंगे, तो मैंने ऐसे रिस्क लेके किया, तो ये हो गया ठीक है। यूएस ओपन का भी था, यूएस ओपन मेल में किसने जीता, वो मेरा गलत हो गया, मैंने जेनिक सिनर मार दिया, वो सिनर भी कोई जीता था, मेरे को कन्फ्यूज़ होना था, मतलब दो वो कार्लोज करके है वो, एल्कराज कार्लोज क्या नाम है उसका, वो इन दोनों में जेनिक सिनर, इन दोनों में कन्फ्यूज़न था, मैंने कहा यार तुक्का मार देता हूँ, पर गलत हो गया। बाकी भाई एक वो था कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट का, पता नहीं किस शुभारंभ किसने किया, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन था, और नहीं याद आ रहा यार। एक हाँ वो भी था, दो शेड्यूल के ऊपर भी था, शेड्यूल 4 और 6 आंसर याद है, क्वेश्चन याद नहीं आ रहे, 4 और 6 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, मतलब कुछ तो था। बाकी तो यही है यार, इस तरीके के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। कुल मिलाकर अब ये है कि अब मेरा फोकस बिल्कुल जीके पे रहने वाला है, कि किसी भी एग्जाम की जी को मेरे को हाईएस्ट स्कोर करना है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो हो ही जाता है। और इस बार सीजीएल देखते हैं भाई, सीजीएल की औकात दिखानी है इस बार मुझे, मैंने अपने मन में ना ये चीज़ ठान ली है कि यार इस बार सीजीएल को औकात दिखानी है, सीजीएल ने बहुत दिनों से औकात दिखा रखी है, दिल्ली नहीं मिल पा रहा मेरे को, तो अब देखता हूँ मैं, मेरी औकात बढ़ी है, सीजीएल की औकात बढ़ी है। बाकी आप लोगों का कैसा एग्जाम गया, मेरे हिसाब से कट ऑफ मैंने आपको बता दिया 80 से 85 के ऑलमोस्ट रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए भाई, इससे ज़्यादा चली जाए तो भैया बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं फिर, और क्या। और बाकी चैनल से जुड़ जाओ आगे की फर्दर अपडेट्स के लिए, और दिल्ली पुलिस वाले भाइयों लगे रहो, अपना वेट नहीं करना है,
बाकी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बाकी गुड लक, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।